नमस्कार, मैं हूँ बालकृष्ण करेगा, आप देख रहे हैं दिल्ली में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा पहुंची टाउन शीलामाता मंदिर के पास। भाजपा ने नुक्कड़ सभा में गिरवाई प्रदेश सरकार की खामियां। नवनिर्मित विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशेष योजनाओं को किया गया सम्मानित। ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन दुधारा ने की टीवी ब्लॉक मुख्यालय पर जन सुनवाई। इंडियन हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करके राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने की मांग। दमकल की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, तीनों फाटक के नजदीक तो हुआ हादसा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का लक्ष्य गुरुवार को 5 दिन टाउन के शीलामाता मंदिर के नजदीक पहुंचा। यहाँ नुक्कड़ सभा में भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार की खामियां गिनाई। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का रथ गुरुवार को 5वें दिन टाउन के शीलामाता मंदिर के पास पहुंचा और इस दौरान नुक्कड़ सभा की गई। नुक्कड़ सभा में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, भाजपा जिला मंत्री जुगल किशोर गौड़, भारत भूषण शर्मा, कविंदर सिंह, प्रदीप पैरी, नितिन बंसल सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि प्रदेश में होने वाला हर सरकारी पेपर लीक हो रहा है। पेपर देने वाला परीक्षार्थी बड़ी उम्मीदों से तैयारी करता है, लेकिन पेपर देने के अगले ही दिन अखबार में समाचार आता है कि पेपर लीक हो गया। यह पढ़कर उस परीक्षार्थी व उसके अभिभावकों की उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं। बच्चे की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। सस्ती बिजली देने का वादा करने वाली प्रदेश सरकार सस्ती बिजली देना तो दूर, पूरी बिजली की आपूर्ति तक नहीं कर पा रही। पूरा दिन बिजली की आंख मिचौनी का खेल चलता है। यह ड्रामा लगातार चलता रहता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय शुरू करवाए गए विकास कार्य आज ठप पड़े हैं। आज जो काम हो रहे हैं वह या तो केंद्र सरकार करवा रही है या पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने राजस्थान की गौरवशाली इतिहास को पीछे ले जाने का काम किया है। इसके खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए जितनी भी परीक्षाएं हुई वह सब पेपर लीक हो गए। पेपर नहीं बल्कि यह सरकार लीक हो गई है। बाजार शहर में रहने वाला छोटा व्यापारी, छोटा किसान, मजदूर वर्ग जब कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो वह बड़ी उम्मीद करता है। वह अपने बेटे बेटी को इस उम्मीद के साथ अच्छे से अच्छे संस्थान में कोचिंग करवाता है कि वे अच्छी कोचिंग कर परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे और उन्हें सरकारी नौकरी मिल पाएगी, उसका काम पूरा हो जाएगा। यह हर माँ बाप की इच्छा होती है, लेकिन उन माँ बाप की उम्मीदों पर अगर किसी ने कुठाराघात करने का काम किया है तो वह प्रदेश की कांग्रेस सरकार है। बिश्नोई ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। 2018 के मुकाबले आज बिजली के दाम प्रति यूनिट 2 गुने हो गए हैं। हालांकि इसके अलावा कांग्रेस ने कहा था कि अब होगा न्याय। इसका मतलब था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, महिलाओं दलितों पर अत्याचार नहीं होगा। लेकिन भ्रष्टाचार की बात की जाए तो नीचे से लेकर शासन सचिवालय तक भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। कोई देर ऐसा नहीं जब प्रदेश में कोई अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए ट्रैप न हो रहा हो। बिश्नोई ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान लोगों में प्रदेश के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा है। जनता का भाजपा को भारी समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की प्रदेश से विदाई तय है। नुक्कड़ सभा के बाद भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों ने शीतला माता मंदिर में रोक लगाई। इस मौके पर नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, प्रदीप पैरी, राजन तरेजा, भारत भूषण शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आप अगर बात को शुरू करो और कई बातें ऐसी है जो सुने तो आदमी को आश्चर्य होता है कि ऐसी हरकतें भी हो रही है। अभी आज मेरे साथ में वो अपने रहता है राजेंद्र चौधरी पार्षद है, वो नहीं है। उसने एक दिन मेरे को नई बात है, मैंने कहा यार तो गप मारा है। उसने कहा कि जिन लोगों को पेंशन मिलती है ना महीने की, तो डाकिया या जो भी वो लेके आता है तो उसको शायद तस्दीक करना पड़ता है किसी एक आदमी से, वहां के रहने वाले से। तो मेरे जैसे वो पकड़ लिया, उसे तस्दीक करा ली, करा के वो कागज फाड़ के फेंक दिया। 150 रुपये मेरे को दे दिए, बाकी जेब में डाल दिए। अब जिसको पेंशन आनी थी उसको आई नहीं। वो बेचारा आपसे पूछता है बोले मेरी पेंशन कहाँ नहीं, मेरी पेंशन कहाँ नहीं। यूँ करते करते महीने 2 महीने निकल जाते हैं। एक आध दफा उसको दे देते हैं तो वो चुप हो जाता है। ये हकीकत है, उसने मुझे बताई, न जचने वाली बात। इसी तरीके से मकान वाली बात है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। गांव में शहर में कम आय वाले लोगों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। इसकी तो आपको जानकारी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान पक्के बन रहे हैं, इसकी शायद जानकारी है कि नहीं है
अपने एक घर अपने खुद का बनाते हैं तो आदमी की आंख चार हो जाती है। अब इतने पूरे करोड़ों लोगों के लिए बनाना कोई छोटी बात नहीं है। साथ में शौचालय का निर्माण, मैं ये आपको हकीकत बयान करता हूँ क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला और ये आप भी कोई ज्यादा बड़ा अपना शहर का सा हिसाब नहीं है। गांवों के अंदर जब ये शौचालय नहीं बने थे उस टाइम स्थिति ये थी रात का अंधेरा करने का इंतजार करती हुई कब अंधेरा होगा, कब मैं निपट के होंगी। ये कितनी बड़ी मतलब अजीब सी बात लग रही। अब शौचालय है उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से जो मतलब जब इन्होंने घोषणा पत्र बनाया ना, मैंने उसको पढ़ने से बातचीत से ऐसा लगता है इन्होंने छांट किया भी ये चीज लिखने से, ये चीज लोगों में पहुंचाने से अपने को इतने हजार वोट आ जा रहे, बोलो लिख दो इसके अंदर। अब नौजवानों के लिए लिख दिया कि जो बेरोजगार है उनको 3500 रुपये महीने का भत्ता दिया जाएगा अगर नौकरी नहीं मिली तो, और नौकरियां देंगे। अब नौकरियों का हाल नाम सुन के से गरीब होगा उसका बच्चा भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो वो चाहता है कि सरकारी नौकरी में लग जाए तो मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल जाए। उसने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया भी किसी तरीके से तुम पास हो। अब उस गरीब के साथ में क्या भी वो कहाँ जाए, पेपर लीक का तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा। इसी तरीके से कोई चीज उठा लो, बिजली का ले लो, बिजली का भी जिक्र किया, बिजली आपको सस्ती देंगे। अब सस्ती तो दूर की बात है, सुबह सुबह जब माताएं बहनें हैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करती है उससे में 5 मिनट में लाइट आ गई 10 मिनट पहुंचेगी, फिर 5 मिनट आ गई 15 मिनट पहुंचेगी। ये ड्रामा है, ये लगातार चलता रहता है। दूसरा जिक्र इन्होंने किया पीने का पानी का। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। अपने जब 93 में पहला चुनाव लड़े थे उस टाइम में भी हनुमानगढ़ को 35 लाख रुपए में पैसे मिले थे वाटर वर्क्स के लिए और काम हुआ था। या तो उस टाइम या उसके बाद में अपने टाइम में इसके 281 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। अब मैं तो शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस वालों का, आप तो गाड़ी निकाल रहे हो। शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि अगर ये डिग्गियां नहीं बनती तो जो गाड़ियां या गुस्सा आज कांग्रेस वालों के प्रति है वो मेरे प्रति होता, इस रूप में होता कि कोई डिग्गी विग्गी या कुछ नहीं था। डॉक्टर ने झूठ बोल के वाटर डिग्गी बन रही है, वोट ले लिया। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश सरकार के खिलाफ आज 5वां दिन जन आक्रोश यात्रा की और इस यात्रा में सभी वर्गों का हमें बहुत समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है और इस प्रदेश सरकार के प्रति भारी गुस्सा है। इसके 2 कारण हैं कि इन्होंने 4 साल में इसमें प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज नहीं, भ्रष्टाचार के सिवाय इन्होंने कुछ दिया नहीं। और सबसे बड़ी बात कि एक गौरवशाली प्रदेश, शक्ति और भक्ति का ये प्रदेश, उसे कलंकित करने का इन्होंने काम किया है। तो जनता में भारी आक्रोश है और केंद्र में जो माननीय मोदी जी की नीतियों से जो विकास के काम हो रहे हैं, आम गरीब को जो फायदा मिल रहा है उसका भी हमें समर्थन मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो आज से 3 दिन पहले ही कोल्ला से साधुवाड़ी गंगानगर 4 लेन जो एक हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन का बाईपास होगा, 1000 करोड़ रुपए हमारे केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने और हमारे सांसद महोदय के भी इसमें अच्छे प्रयास रहे। तो इस प्रकार जनहित में हम काम कर रहे हैं। और जो सरकार, जो नकारा सरकार, भ्रष्ट सरकार, अपराधियों की सरकार, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार, युवाओं के साथ धोखा करने वाली, किसान के साथ धोखा, इन सब बातों को लेकर जनता में भारी गुस्सा है। जनशक्ति नवृत्ति विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशेष योग्यजनों को सम्मानित किया गया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से गुरुवार को जंक्शन स्थित नवज्योति विकलांग कल्याण एवं पुनर्वास संस्थान में दिव्यांग जनों के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों व संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि ओबीसी वित्त एवं विकास विभाग के अध्यक्ष पवन गोदारा, विशिष्ट अतिथि लायंस क्लब अध्यक्ष मोहित बलाडिया, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरीश मित्तल वैद्य, जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक विक्रम सिंह शेखावत ने की। कार्यक्रम में विशेष योग्यजनों के लिए कार्य करने वाले श्री हरबंस लाल, दिव्यांग व्याख्याता श्रीमती गोमती देवी, देपाल सिंह, सुश्री पूनम को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सम्मानित हुए प्रतिभागियों में विशेष योग्यजनों के लिए किए गए कार्य की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि दिव्यांग जनों को ईश्वर ने विशेष योग्यता दी है, वे कार्य के जरिए समाज के लिए उदाहरण बने। साथ ही कहा कि विशेष योग्यजन खुद को कमजोर न समझे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, लिहाजा मानसिक रूप से मजबूत होते हुए समाज में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि विकलांगता एक चैलेंज है, इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आप समाज में उदाहरण बने। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इनकी हौसला अफजाई करें और अधिक संसाधन मुहैया कराएं ताकि समाज की मुख्य धारा में ये लोग आ सकें। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जिला पर्यवेक्षिका एवं समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती अंकिता गर्ग, श्री विश्व भारती सामाजिक न्याय अधिकारिता कार्यालय से विकास राजवंशी, सूचना जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मन संचालन भीष्म कौशिक ने किया। बहुत ही अच्छा लगा कि कोई आज नई चीज देखने को मिली है कि कितने लोग कैसे काम कर रहे हैं। देखिए, लाइफ में सभी आते हैं, लेकिन इस पृथ्वी को या इस विश्व को अपन देखे क्या जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम सब इतना घर तो चलाते ही हैं, लेकिन इस धरती को क्या देखे जाए, दूसरे लोगों के लिए हमने क्या काम किए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हरबंस जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैडम गोमती जी काम कर रहे हैं, देपाला राम जी काम कर रहे हैं, अपने आप में ही बहुत ही शानदार लगा सुनकर भी कि एक व्यक्ति सबका रजिस्ट्रेशन कर रहा है, गाड़ी लेकर 5 तहसीलों में घूम रहा है, 5000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया, उनको हर तरह की हेल्प दे रहा है। ये अपना आप में बहुत शानदार चीज़ है। फिर मैडम दिव्यांग होते हुए भी आपको बताया कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप विशेष हैं वाकई में समाज में। हिंदी के टीचर हैं, लेक्चरर हैं, लेकिन इनका 98% तक नंबर बच्चों के हिंदी में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कितना अच्छा वो कार्य कर रही हैं। आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से विशेष योग्यजनों की श्रेणी में जो जनप्रतिनिधि और सम्मानित लोग जिले स्तर पर काम कर रहे हैं विशेष योग्यजनों के लिए, उनको सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने कार्य के बारे में लोगों को बताया और अन्य दिव्यांगजन जो नवज्योति कल्याण विकलांग सेवा संस्था में उपस्थित बच्चे थे उनको प्रेरित किया कि वो चाहें तो कुछ भी जीवन में अर्पण कर सकते हैं, वो विशेष हैं, कुछ कम नहीं है बल्कि विशेष। यही उनका संदेश है और इस कार्यक्रम की यही योजना थी कि हम दिव्यांगजन बच्चों को सम्मानित करें और उनको प्रेरित करें कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने टीबी ब्लॉक मुख्यालय पर जन सुनवाई में हिस्सा लिया। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने गुरुवार को टिब्बी पंचायत समिति सभागार में आयोजित ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदारा भी उपस्थित रही। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने अधिकारियों को परिवेदनाओं का जल्द से जल्द और क्वालिटी के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। पवन गोदारा ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान जितनी परिवेदनाएं आई उनमें से ज्यादातर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। अन्य परिवेदनाओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। श्री गोदारा ने आम नागरिकों की भी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करवाने के निर्देश दिए। श्री गोदारा ने जन सुनवाई में जन प्रतिनिधियों को भी अधिक से अधिक संख्या में आकर लोगों की परिवेदनाओं का निस्तारण करवाने हेतु अपील की। पवन गोदारा ने कहा कि जन सुनवाई को लेकर राज्य सरकार की मंशा है कि लोगों की समस्याओं का ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर ही निस्तारण हो ताकि उन्हें जिला मुख्यालय पर आना जाना न पड़े। लिहाजा प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, दूसरे गुरुवार को ब्लॉक मुख्यालय और तीसरे गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें खास बात यह है कि ये जन सुनवाई की मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव द्वारा की जा रही है। इस मौके पर श्रीमती शबनम गोदारा, पंचायत समिति प्रधान निक्कू राम, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती संतोष कुलवंत सुथार, एसडीएम श्रीमती शिवा चौधरी, तहसीलदार हरीश टाक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन गोदारा तथा कांग्रेस नेत्री श्रीमती शबनम गोदारा ने टीबी क्षेत्र में चलाई जा रही इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने यहां भोजन की गुणवत्ता जांची तथा रसोई संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए आमजन को किसी प्रकार की भी अगर कहीं कोई समस्या हो तो शासन और प्रशासन उसकी सुनवाई करे। इसके लिए 3 त्रिस्तरीय जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू की गई। पहली जन सुनवाई पंचायत स्तर पर, दूसरी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और तीसरी
जिला हेडक्वार्टर पर जनसुनवाई होती है। उसी सिलसिले में आज मैं पंचायत समिति टिब्बी के अंदर ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में भाग लेने आया हूँ। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जिस प्रकार देखने को मिला कि लगभग परिवादी संतुष्ट हैं। राजस्थान सरकार का जो नवाचार है, इससे पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। विशेषकर हनुमानगढ़ जिले के अंदर आज यहाँ टिब्बी भी आया, इससे पहले मैं रावतसर और पीलीभंगा भी गया था। तो लगभग हर जगह लोगों के अंदर ये भारी उत्साह है और लोग इसका राजस्थान सरकार के इस नवाचार के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो उनका स्थानीय स्तर पर उस समस्या का निपटारा हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने चलाई, आमजन को उससे बहुत ही बड़ी राहत मिल रही है। अगर कहीं किसी के घर में कोई बीमारी आती है तो 10 लाख रुपए तक की सहायता, अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला है तो पहले के पैसे सेफ रहते हैं और आगे का पैसा भी सरकार देती है। तो पहली बार है कि कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार जनहितकारी निर्णय आमजन के हितार्थ ले रही है कि जिससे हर वर्ग को लाभ मिले। हर आम आदमी अपने आप को इस कांग्रेस के राज में बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे अधिकारों की बात हो चाहे योजनाओं की बात हो, हर तरह से आम आदमी इसमें खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। राष्ट्रीय युवा मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बाल अधिकारिता विभाग को कलेक्ट्रेट कैंपस में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। बाल अधिकारिता विभाग को कलेक्ट्रेट कैंपस में शिफ्ट करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा मोर्चा ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बाल अधिकारिता विभाग जो कि कलेक्ट्रेट से 3 किलोमीटर दूरी पर किशोर गृह कैंपस में स्थापित है, इस विभाग की योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। दूरी अत्यधिक होने से लोगों को असुविधाएं हो रही है, इसलिए बाल अधिकारिता विभाग को कलेक्ट्रेट कैंपस या आसपास किसी भवन में स्थानांतरित किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का आमजन लाभ ले सके। ज्ञापन देने वालों में नारायण राम नायक, भीमराज मेघवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जिला कलेक्टर मैडम से मिलकर और हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के अंदर बाल अधिकारिता विभाग जो हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला कलेक्टर से कम भी 4-5 किलोमीटर एक बाल जेल के अंदर ही शिफ्ट किया हुआ है, जो कि अनाथ बच्चे जो है, बिना छत के बच्चे जो सड़कों पे घूम रहे हैं, उन बच्चों की योजना इस बाल अधिकारिता विभाग में होती है। ना तो वो बच्चे वहाँ पहुँच पाते हैं, ना कोई सामाजिक संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता उनको लेकर उस विभाग तक पहुँच पाता है। राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं जो है उनसे वो वंचित रहते हैं। कभी भी किसी प्रकार की कोई राय मशुरा उस अधिकारी से मिलना हो, अपने दुख की बात कहनी हो, बगैर छत के जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, विकलांग है, वो इस विभाग के नीचे आते हैं। जब ये विभाग इस शहर से, इस प्रशासन से 4 किलोमीटर दूर बैठा है तो बच्चे कैसे अपने जो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो ये योजना से बच्चे जो लाभ नहीं ले पा रहे, इसलिए आज कलेक्टर मैडम से निवेदन किया कि हमारे जिला कलेक्टर के अंदर समाज कल्याण विभाग में या श्रम विभाग में या इसी कलेक्टेड ऑफिस में उस अधिकारी के जो है पूरा कर्मचारी, वो 5 लोगों का स्टाफ है, उनको यहाँ ही एक कमरा दे दिया जाए तो जो आम जनता की जो पीड़ा है, आम जो अनाथ बच्चों की जो पीड़ा है, वो अपने अधिकारी से बात रख कर और अपनी योजनाओं का लाभ ले सके। तो मैडम ने चंद ये कहा है कि जल्द ही मैं इस बारे में एडीएम मैडम को बोलती हूँ और आगामी जल्द ही हम इसको शिफ्ट करने की योजना बनाते हैं। इंडियन हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर विधानसभा में राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार निर्धारित करने की मांग की है। इंडियन हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार विधेयक विधानसभा में पारित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा 22 सितंबर 2022 को राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक पर 23 सितंबर 2022 को विधायकों ने चर्चा में अपने विचार रखे थे। तत्पश्चात विधेयक को एक परवर समिति को सौंपे जाने का निर्णय किया गया था। इस संदर्भ में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि परवर समिति अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह में देगी और तत्पश्चात विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाकर इसको पारित कर दिया जाएगा। ज्ञापन के अनुसार विधेयक को प्रस्तुत हुए 2 माह से अधिक समय निकल गया, लेकिन अभी तक परवर समिति का गठन तक नहीं किया गया। इस कारण इस महत्वपूर्ण कानून को लाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। यह अत्यंत चिंता का विषय है, इसलिए परवर समिति का गठन अविलंब कर विधेयक को तुरंत प्रभाव से पारित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में इंडियन हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी संस्था है इंडियन हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी। हम स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के पिछले 17 सालों से काम कर रहे हैं, जन स्वास्थ्य अभियान के साथ मिल करके। अभी हमने जो निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना और जेनरिक दवाओं पर भी हमने खूब काम किया है। अभी जो एक राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम जो है वो कानून बन रहा है, तो उसके लिए 22 सितंबर को विधानसभा में
पटल पे रखा गया था ये प्रारूप, तो उन्होंने फिर चर्चा के दौरान ये सहमति बनी कि भी प्रवर समिति को सौंपा जाए, एक प्रवर समिति बनाई जाए। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने 7 दिवस में प्रवर समिति बना करके और इसको लागू करने की बात कही थी, जो अभी तक 2 महीने बीत चुके हैं पर अभी तक लागू नहीं हुआ है ये। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कानून का मतलब कानून की पालना करवा करके विधेयक बनाया जाए इसका। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध उपस्थिति में हुई मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हड़ताल पर चल रही न्यायिक कर्मचारियों का धरना गुरुवार को 9 दिन जारी रहा। जयपुर के न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल वीरवार को भी जारी रही। इस कारण अदालतों में न्यायिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है। हनुमानगढ़ में भी गुरुवार को 9वें दिन न्यायिक कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल पर रहे। गुरुवार को न्यायिक कर्मियों ने जिला सेशन न्यायालय परिसर के गेट पर एकत्रित होकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। न्यायिक कर्मचारी 22 दिन पहले जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट के सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से नाराज है। नाराज न्यायिक कर्मचारियों ने मांग की कि पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। मृतक के परिजनों को अनुकंपा राशि के रूप में 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। न्यायिक कर्मचारियों ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दावा कर रहे हैं कि पुलिस थानों में एफआईआर तुरंत दर्ज की जा रही है, लेकिन हमारे एक न्यायिक सहायक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के बाद परिवार वालों की ओर से पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया, लेकिन पुलिस ने आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उन्होंने बताया कि संगठन पिछले 9 दिनों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। पुलिस प्रशासन इस मामले में तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह रवैया उन्हें मंजूर नहीं है। मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करे। यह मामला जुडिशरी से जुड़ा है, ऐसे में इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। इस मौके पर परमजीत सिंह, सुधीर दादीच, मनोज रहेजा, विजय मंदिरता, राम कुमार जाखड़, मोहनलाल, चरणजीत, महेश सैन, नरेंद्र कुमार, रविशंकर शर्मा, शाहरुख खान, शारून कुमार, देवेंद्र सिंह, किशोर मोदी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। न्यायिक कर्मचारी संघ शाखा हनुमानगढ़ की ओर से आज 9वां दिन है करने का, और प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में कर्मचारी धरने पर हैं। श्री सुभाष मेहरा जो मृतक कर्मचारी है उसको न्याय दिलाने के लिए, और अभी तक कोई सरकार की ओर से और हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कोई जो नहीं है इनका, उनके द्वारा कोई एफआईआर दर्ज होने पे कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर धरना समाप्त करेंगे, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो नामजद एफआईआर पे मामला अटका हुआ है, और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी है वो भी इसमें भाग ले रहे हैं, और पूरा राजस्थानी कर्मचारी हाईकोर्ट में 1-2 बार हुई है मीटिंग, लेकिन कोई नतीजा नहीं हुआ, और पूरे भारत के अंदर भी कई स्टेटों का समर्थन आ रहा है।
जिला शाखा हनुमानगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ स्टेट के न्यायिक कर्मचारी संघ जिला जयपुर के साथ आज 9वें दिन सामूहिक हड़ताल पर हैं और अभी तक मांगों का कोई निस्तारण नहीं हो पाया है और प्रदेश कार्यकारिणी के साथ सहयोग करते हुए हनुमानगढ़ जिला भी आज 9 दिन से सामूहिक अवकाश पर। कोर्ट में कामकाज सारा बंद है, कोर्टें बंद है और कर्मचारी सारे धरना दे के बैठे हैं। आज हमारा 9वें दिन धरना जारी है प्रदेश के साथ और अभी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है और जब तक सुभाष मेहरा को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हमारी धरना जारी रहेगा। हमारी डिमांड है कि सुभाष मेहरा को न्याय मिले, FIR दर्ज हो, 50 लाख का उसको मुआवजा मिले, उसके परिजन को नौकरी मिले। ये हमारी मांगे हैं और हमारी ना तो कोई पक्षकारों के बारे में कोई सुनवाई हो रही है, ना उनको आम जनता को इसके बारे में कोई लेना देना है और हाईकोर्ट प्रशासन भी मौन है, ना राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है और हमारा धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। हाँ, पहले वार्ता हुई 2 बार लेकिन उन्होंने कोई विफल रही। जंक्शन के रिको क्षेत्र में फैक्ट्रियों से प्रभावित हो रही प्रदूषित पानी की समस्या अब फिर आन खड़ी हुई है। सिविल लाइन सेवा केंद्रों ने प्रशासनिक अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की है। जंक्शन के रिको क्षेत्र में फैक्ट्रियों से प्रभावित हो रहे प्रदूषित पानी की समस्या फिर खड़ी हो गई है। हालांकि भारी विरोध के बाद कुछ समय के लिए प्रदूषित पानी प्रवाहित होना बंद हो गया था, लेकिन अब फिर पिछले करीब 1 सप्ताह से उद्योगपति प्रदूषित पानी खुले में छोड़ रहे हैं, जो प्रदूषण का कारण बन रहा है। बिना ETP प्लांट की वजह से प्रदूषित पानी सीधा नालियों में गिरता है। यह पानी रेलवे लाइन के पास सड़क के दूसरी तरफ इकट्ठा होता है। यहाँ यह पानी सड़ जाता है और हाउसिंग बोर्ड से लेकर सिविल लाइन तक के लोग इसकी बदबू से परेशान हो उठते हैं। यह प्रदूषित पानी इतनी ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो चुका है कि यहाँ समंदर बन चुका है। इस पानी की बदबू इतनी गंदी और तेज है कि कार में भी लोगों को नाक पर कपड़ा रखना पड़ता है। जंक्शन रिको क्षेत्र में वर्तमान में करीब 221 फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं। 0 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज की शर्त पर प्रदूषण बंड ने फैक्ट्रियों को NOC जारी किया हुआ है। इसके बावजूद फैक्ट्री संचालकों की ओर से हजारों लीटर पानी रोज खुले में प्रवाहित किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी में केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। डॉक्टर्स की माने तो यह केमिकल भी कैंसर जैसे रोग को बढ़ावा देते हैं। अगर इस दूषित पानी में मक्खी मच्छर बैठे और घर तक पहुँचे तो पेट की बीमारियां जैसे टाइफाइड, उल्टी, दस्त और स्किन संबंधित बीमारियां पैदा होती है। वहीं फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से सांस की बीमारी और फेफड़ों का कैंसर भी होने का खतरा बना रहता है। पार्षद प्रतिनिधि मनोज बरसीवाल ने कहा कि लंबे समय व लंबे संघर्ष के बाद रिको की फैक्ट्रियों का गंदा पानी बंद करवाया गया था, लेकिन अब पिछले करीब 1 सप्ताह से फैक्ट्रियों का दूषित पानी फिर से खुले में छोड़ा जा रहा है। यह गंदा पानी नहरों में मिल रहा है। दूषित नहरी पानी पीने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। बाईपास पर गंदा पानी एक जगह एकत्रित होने से आसपास का क्षेत्र दुर्गंधमय हो गया, लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। बरसीवाल ने बताया कि नागरिकों के विरोध के बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर के प्रयासों से फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी बंद हो गया था, लेकिन पिछले दिनों उनका स्थानांतरण हो गया। अब फिर वही समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को बंद करवा इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। लंबे समय के बाद, लंबे संघर्ष के बाद जो रिको की फैक्ट्रियों का गंदा पानी है वो बड़ी मुश्किल से बंद हुआ था, जो कि पिछले 1 हफ्ते से दोबारा फिर शुरू हो गया है। तो मेरा माननीय जिला कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस गंदे पानी को बंद करवाकर जनता को राहत दी जाए, क्योंकि इस गंदे पानी से बहुत तरह की बीमारियां फैल रही है और वहाँ से निकलना और वहाँ अगर जो कोई निवास कर रहे हैं उनका सांस लेना भी दुभर हो रहा है। तो तुरंत इसको प्रशासन को गौर करना चाहिए इस बात। पहले ये बंद करवा दिया था, उसके बाद में कलेक्टर साहब का स्थानांतरण यहाँ से हो गया है, उसके बाद में ये दोबारा फिर शुरू हो गया। लापरवाही तो ये है कि भी पहले जो आदेश हुए हैं उनमें ये है कि भी सभी अपने अपने यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर और इसको पानी को सुनिश्चित करें कि बाहर नहीं निकले, और जैसे ही कोई अधिकारी यहाँ से उनकी तबादला होता है तो उसके बाद में फिर वही रात की 3 बात वाली स्थिति हो जाती है, जिसको प्रशासन को तुरंत संज्ञान में लेकर इसको बंद करवाना चाहिए। रिको वालों का भी है और इसके लिए वो बोर्ड भी बना हुआ है इनका, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, बराबर इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। पदक जीतकर हरवंदपुर के बॉक्सिंग खिलाड़ियों का खेल प्रेमी द्वारा आज स्वागत किया गया।
जयपुर में 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने अलग अलग भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जिले को राज्य स्तर पर गौरवान्वित महसूस करवाया है। गुरुवार को पदक विजेता खिलाड़ियों का हनुमानगढ़ आगमन पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बॉक्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं खेल प्रेमियों की ओर से स्वागत किया गया। बार संघ अध्यक्ष मंजिंदर सिंह लेगा, कोच शंकर सिंह रुका सहित अन्य खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस मौके पर बार संघ अध्यक्ष मंजिंदर सिंह ने कहा कि जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन खेल के नगीनों को खोजकर उचित मंच देने का कार्य जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन बखूबी कर रहा है। कोच ने बताया कि राजस्थान राज्य स्तरीय सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप पुरुष व महिला में हनुमानगढ़ के बॉक्सर सुशील साहन ने 48 किलोग्राम भार वर्ग, जयवर्धन कासनिया ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में व महिला वर्ग में पूनम ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। नरूका ने बताया कि तीनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पर लखविंदर सिंह बराड़, सुमित भाम्बू, NIS बॉक्सिंग कोच अनमोल गुप्ता, इंद्रपाल रेणवा, राकेश भोबिया, सुशील भाकर, गगनदीप बेनीवाल, जोरावर सिंह सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद रहे। 4 से 7 दिसंबर को बॉक्सिंग के टूर्नामेंट जो सीनियर लेवल के जयपुर में हुए, उसमें हनुमानगढ़ टीम ने 3 गोल्ड मेडल जीते। अब आगे के लिए रोहतक में जो नेशनल 26 दिसंबर से होने जा रही है, उसमें हम राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सारा हम श्रेय कोचेज और युवाओं के लिए यही संदेश है कि इससे खेलों से जुड़े, उनमें खेलों में और टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, वही बस आगे आने की कमी है, उसमें आए और नशे से दूर रहें। और जिले के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हनुमानगढ़ के 2 बॉक्सर जो राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जयपुर में जो संपन्न हुई थी सीनियर, उसमें स्वर्ण पदक जीत गए हैं, जिसमें एक वुमेन है और 2 बॉयज़ हैं। उनके यहाँ हनुमानगढ़ पहुँचने पर उनका स्वागत किया गया धूमधाम से और ये हनुमानगढ़ जिले की एक बड़ी सौभाग्य की बात है। और आगामी नेशनल प्रतियोगिता के लिए तीनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो आगे अच्छा प्रदर्शन करे और हनुमानगढ़ जिले और राजस्थान का नाम रोशन करे। जंक्शन में चूड़ा फाटक के नजदीक डंपर की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जंक्शन में नवा बाईपास के नजदीक फाटक के पास 2 वाहनों के बीच टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। घायल को राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के ASI जय सिंह ने बताया कि डंपर नंबर RJ13-4683 के चालक ने डंपर को तेजी में लापरवाही से चलाकर बाइक चालक ताराचंद सन भूप सिंह तथा उसकी माता सरोज के साथ दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। दुर्घटना में सरोज पत्नी भूप सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि ताराचंद की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। ASI ने बताया कि इस संदर्भ में मृतक के परिजनों द्वारा मुकदमा दर्ज करने के लिए परिवाद दिया गया है। आज करीब 12 बजे के आसपास नवा फाटक के पास अपना होटल के सामने डंपर RJ07GD 4663 के चालक ने तेज वाला प्रवेश चलाकर मजरूब ताराचंद सन भूप सिंह व उसकी माता सरोज के साथ एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर सरोज पत्नी भूप सिंह की डेथ हो गई है और ताराचंद सन भूप सिंह निवासी वार्ड नंबर 4 साल वाले को दौरान इलाज रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट की FIR दे रहे हैं, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आगे अनुसंधान चालक की है, ट्रक को ले गए हैं थाने में। आपको भी बताइए, कल भी होता हूँ नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।